सैलाबी सूरत हाल होगी, बारिशें बहुत हो गई, खासकर राजौरी पूंछ में जानो माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। यहाँ भी बहुत हमारे लोग परेशान रहे, यात्रा की वजह से भी लोगों को यहाँ आने में दिक्कतें थी। तो हमने सोचा कि हम इसको मौखर करते हैं, आगे चल के इसको हम मनाएंगे। और आज मैं इस मौके पे अपने जो वर्कर हैं और अपने कुलीग्स हैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज हमारा जो पीडीपी के 27 साल पूरे किए, इसके बावजूद कि हमारे ऊपर बहुत वार किए गए, हमारे ऊपर बहुत हमले किए गए, मगर मेरा वर्कर, मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, मेरे इस जदोजहद में शामिल रहे। तो आज हमने कुछ एक रेजोल्यूशन जिसकी कॉपी आपको मिलेगी, मैं मुख्तसरन उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ूंगी। मुझे मालूम है आप मुझसे काफ़ी सारे सवाल करना चाहते हैं। एक तो सबसे पहला जो हमारा रहा है, जिसके लिए पीडीपी वजूद में आई, वो ये है कि जो मसले कश्मीर है उसके पुरअमन हल के लिए और उसके साथ आज बशमूल 370, 35A और हमारी जो शिनाख्त है और स्टेटहुड, इसके लिए पीडीपी जो है वादाबंद है। हम जदोजहद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह इसको हासिल करते रहेंगे, क्योंकि पीस विद डिग्निटी अगर जो मुफ्ती साहब का नारा था, अगर वो कायम करना है तो उसके लिए बातचीत, रिकन्सिलेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत ज़रूरी है। इस पे हम काम करेंगे। तीसरी बात कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जो विजन है वो तब तक आगे नहीं चल सकता जब तक जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर और जम्मू एक साथ न चले, जब तक हम एक दूसरे का दुख दर्द न समझे, जब तक हम एक दूसरे की तरक्की के लिए इकट्ठे काम न करें। तो इन दोनों रीजन्स को पहले भी मुफ्ती साहब ने बहुत काम किया, हम भी कोशिश करेंगे कि हम कदम जैसे करगिल और लद्दाख के लेह के लोग इकट्ठे चले, हम भी कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम साथ साथ चले। इसके अलावा हमने हमेशा कहा है कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक कोजे में बंद किया गया है। जम्मू कश्मीर सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान एक अहम रास्ता बन सकता है। जो पुराने ज़माने में हमारे रास्ते थे, चाहे सिल्क रूट था या दूसरे रास्ते थे, जहाँ से हमारे शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी सकाफत और हमारे जो दीन है उसकी यहाँ तालीम दी। हम चाहते हैं ये रास्ते दोबारा, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो या LOC के हो, ये आर पार या जो रास्ते हैं वो आवाजावी और तिजारत के लिए खोलने के लिए हम जदोजहद करेंगे। और इसके साथ साथ जो मुफ्ती साहब ने अपने कम कलील वक्त में, जब हमने 2004 में 14 जानों की शहादत दी और 2005 में रास्ता खुला, जो बदकिस्मती से मुजफ्फराबाद, रावलाकोट बंद किया गया है, हम उसको ट्रेड के लिए फिर से खोलने के लिए मरकजी सरकार से इस्तदा करते हैं। और साथ ही जो शारदा पीठ है, जैसे हमारे सरदार भाइयों का पाकिस्तान में जो गुरु नानक देव जी की पैदाइशी जगह है, जो वहाँ का गुरुद्वारा है, वहाँ जाने की उनको इजाज़त दी जाती है। इसी तरह हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, उनके लिए शारदा पीठ खोला जाना चाहिए। और तमाम सियासी कैदी और जो ज़ैर हिरासत अफराद हैं, उनकी रिहाई का हम मुतालबा बहुत साल से करते रहे हैं। जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो खामखा में PSA UAPA के अंदर उनको बंद रखा और उनकी कार्रवाई भी नहीं होती, 5-5, 6-6 साल की कार्रवाई होकर जिनको बेल मिलती भी है, जमानत मिलती भी, जैसे शबीर शाह साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, उसके बावजूद बंद है। इनमें से कई लोग जैसे जमात इस्लामी के लीडर हैं, जैसे मियाँ क़य्यूम साहब हैं, बहुत बीमार है और उनकी बीमारी का हम सुनते हैं। मगर जो आम खाम घरों से गरीब बच्चे इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, अंडर ट्रायल है, उनकी कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो रही, वो बीमार हैं, उनकी बात कोई नहीं करते हैं। हम उस पर भी मरकजी सरकार को कहना चाहते हैं, उस पर नजरसानी करनी चाहिए और जब तक इनका केस प्रूव हो जाए, इनको बेल पे रिहा किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन इलाकों में मिलिटेंसी कम हो गई है, जैसे कि खुद गवर्नमेंट ऑफ के जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ना के बराबर है, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस्तदा करते हैं कि वहां से आर्मी को निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। ये कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात हम बहुत पहले से करते आए हैं और आज इसको हम रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो कुदरती वसाइल है, आपने देखा हमारी माइनिंग के लिए बाहर से ठेकेदार आते हैं, हमारे नाले, हमारे जंगल किस तरह बेदर्दी से काटे जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा वसाइल हमारे पानी के जखीरे, जिसको इस्तेमाल करके बिजली पैदा होती है और सारी बिजली पूरे मुल्क में जाती है, पर हमें इतनी महंगी बिजली मिलती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम मरकजी सरकार से ये भी डिमांड रखते हैं कि या तो हमें उसके बदले मुआवजा मिले या कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट हमें
ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उमर साहब ने वादा तो किया था 200 यूनिट बिजली में फ्री दूंगा, वो तो नहीं दे दी उन्होंने, मगर कम से कम अगर हमें वापस मिले तो हमारी कई जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकती हैं। और इसके साथ पीर पंचाल और चनाब वैली में काफी देर से डिमांड रही है कि हमारा अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनना चाहिए। हम इस मांग को दोबारा दोहराते हैं ताकि वहां भी जो डेवलपमेंट है पूरी तरह से हो जाए, और कश्मीरी पंडितों की वापसी हम चाहते हैं बाइज्जत तरीके से, उसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। और जो ईरान और दूसरे इस वक्त मुस्लिम ममालिक में जो जंगी सूरत हाल है, हम इस वक्त उनके साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये जो खून खराबा हो रहा है इसको बंद, जिंदगी आराम से गुजारे। और सबसे आखिर में 5 अगस्त जिस दिन हमसे सब कुछ छीना गया है, जिसके बारे यहाँ बात करना खत्म हो गया है, आप लोगों को शायद भूल जाएंगे, जब आप लोगों को भी ज्यादती हुई है तो हमने आवाज उठाई, मगर 5 अगस्त के दिन हमारे तमाम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में 370 की बहाली के लिए, मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए, 35A की बहाली के लिए एक पुरअमन धरना देंगे। और आखिर में मुझे मालूम है ये बातें आपको लगता होगा ये शायद ज़बानी खर्चा नहीं, आप जानते हैं जो इसको जम्मू कश्मीर के हालात हैं, ऐसे में ये बातें करना कितना मुश्किल है। इसके लिए मैंने पहली और मेरी पार्टी ने पहली बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आपको पता है कि हमारी पार्टी, हमारे वर्कर्स को क्या किया गया, हमारा यहाँ बैठा है वहीद परा 2 साल इसको बंद किया, यासिर ऋषि के साथ क्या किया गया, इसको कितना ब्लैकमेल किया गया, हमारे लीडरों के साथ क्या किया, मेरे घर वालों के साथ इल्तिजा जिसने 2019 में बात की, आवाज उठाई, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थी, उसका पासपोर्ट बंद, मेरी माँ को ईडी ऑफिस, मेरे भाई को ईडी, मेरी बहन जो अमेरिका में रहती है उसके अकाउंट सीज किए गए, मेरा बहनोई जो चेन्नई में है उसके अकाउंट बंद, मेरे साथ जाती, मुझे ईडी ऑफिस बुलाना, मुझे घर से निकालना, सब कुछ किया, मगर मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के खातिर जिनके साथ मेरा रिश्ता है, क्योंकि मुझे बाप से या दादा से कोई ताज नहीं मिला, मुझे जो कुछ दिया है अल्लाह के बाद यहाँ के लोगों ने दिया है, और मैं यहाँ लोगों के साथ खड़ी रही। और इसलिए जब हम आज ये बातें करते हैं, जिस बात के लिए न सिर्फ दिल्ली वाले हमारे मुखालिफ हैं, बल्कि जो यहाँ की जमातें हैं वो भी कोशिश की जाती है कि महबूबा मुफ्ती ने दौलत नहीं कमाई, इसने मकान नहीं बनाए, गाड़ियां नहीं बनाई, इसने अयाशी नहीं की, बल्कि इसने लोगों के साथ एक राब्ता, एक क्रेडिबिलिटी बनाई। उस क्रेडिबिलिटी को जख्म पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और शायद आप लोग ये जानना चाहते हैं, एक कंट्रोवर्सी है इस वक्त जंतर मंतर को लेके, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ के लोगों को दिए, मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया लोगों से, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, मैंने अपने बच्चे छोड़ के यहाँ जंगल जंगल गांव गांव, जब फारूक साहब 96 में ऑटोनॉमी के नारे पे उनको 7 MLA मिले, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ उन्होंने इकवान और टास्क फोर्स को कहा जाओ, गो एंड गेट देम। और उस वक्त जो आज ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया जाता था, उस वक्त ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे, जमात इस्लामी के नाम पे, शक के नाम पे लोगों की लाशें 2-2, 3-3 दिन के बाद मिलती थी, और कभी नहीं भी मिलती थी। जैसे शेखपुरा जखन में, रफियाबाद में कीड़े पड़े थे उस लाश में, जब मैंने उनको वो लाश ला दी। मगर उस वक्त जब मैं गांव गांव जंगल, फारूक साहब मेरी गाड़ी विड्रॉ करके, मेरा PSO विड्रॉ करके मैं जंगलों में जाती थी, और मुझे नहीं मालूम वो क्यूम साहब मेरे साथ होते थे, कश्मीर टाइम्स के फोटोग्राफर, जंगल जंगल में जाती थी। उस वक्त उमर साहब BJP में फॉरेन मिनिस्टर थे, और वो उन ज्यादतियों का, उस पोटा का, उस टास्क फोर्स की ज्यादतियों का, इकवान की ज्यादतियों का, सिक्योरिटी फोर्सेस से जब कभी ज्यादती होती थी उसका दिफा करते थे पूरी दुनिया में जाके कि भाई कश्मीर में टेररिज्म है, वहां क्या हो सकता है, मेरा बाप मजबूर है ये सब कुछ करने के लिए। मगर उस वक्त यही महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर वैली में घर घर जाके लोगों के आंसू पोंछती थी। इसलिए आज भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने बात कही, पहले तो मुझे लगता है उमर साहब जंतर मंतर पहुंच गए स्टेटहुड को लेके, क्या फर्क पड़ता अगर वो अपने नौजवान जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनके लिए 2 मिनट वहां खड़े हो जाते, क्योंकि मैं खुद नहीं गई वहां, मुझे कश्मीर के बच्चों ने फोन करके बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि आपको पता है जब भी कुछ होता है, जब ये बच्चे हमारे बाहर होते हैं, इनको वहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्टल में तंग किया जाता है। उनको लगा शायद महबूबा मुफ्ती आएगी तो शायद हमारी मदद होगी। मैं गई, मैंने वहाँ बात की, मैंने कहा आज पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर बना है। और जब मैं वहाँ से तकरीर करके निकली, कई सारे लोग दाएं बाएं मुझसे पूछने लगे
میں نے بہتوں کو اپنی بائٹ دی، مگر ایک آ گیا اس کی بائٹ میں جہاں میں نے کہا کہ ملیٹنسی ہے اور بہانہ بنتا ہے، بہت بہانہ جلد بازی میں میرے منہ سے نہیں نکلا، کیونکہ میں نے کہا، میں نے سوچا میں نے کہہ دیا، اور اس کو انہوں نے اتنا اچھالا، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں کانگریس میں تھی 96-97 میں، جب میں یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتی تھی تو فاروق صاحب سیتارام کیسری کے پاس جاتے تھے، بولتے تھے کشمیر ٹائمز دکھا کے، یہ دیکھو تمہاری وہاں جو سی ایل پی لیڈر ہے یہ کیسے اینٹی نیشنل باتیں کرتی ہے۔ وہی کام آج عمر صاحب کرتے ہیں، وہی کام آج دوسری جماعتیں جو یہاں ہیں، بی ٹیم سی ٹیم، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں سب کچھ نارملائز کرنا چاہتے ہیں، مگر محبوبہ مفتی اور اس کی پارٹی بیان بازی کرتے ہیں اور ہم مجبور ہوتے ہیں بیان دینے کے لیے۔ تو اس لیے آج میں کہنا چاہتی ہوں، جو بات میں نے کہی، میں نہیں کہوں گی کہ وہ کوئی فیک ویڈیو ہے، نہیں، ویڈیو صحیح ہے، مگر جو لفظ میں نے کہ بہانہ بنتا ہے کہیں مجھ سے سلپ کر گئے، کیونکہ میں بہت لوگوں کے ساتھ بول رہی تھی اور اس کا الگ مطلب نکالا گیا، تو اگر میری وجہ سے، کیونکہ لوگوں کا رشتہ، میں نے کہا مجھے باپ دادا سے کرسی نہیں ملی، گپکار روڈ میں زمین جائیداد نہیں ملی، گاڑیاں نہیں ملی، تنگ مرگ میں پراپرٹی نہیں ملی، لندن میں پراپرٹی نہیں ملی، مجھے لوگوں کی، یہاں کے لوگوں نے پیار دیا، انہوں نے عزت دی، اور شاید ان کو مجھ پہ بھروسہ بھی زیادہ ہے کہ جیسے نیشنل کانفرنس ایسے ہی اس کو پیش کر رہی ہے، جیسے عمر صاحب نے کل کہا، جیسے افضل گرو کی پھانسی پہ میں نے سائن کیا، بٹ کی پھانسی پہ میں نے سائن کیا تھا، جیسے کشمیریوں کو گولی مارو میں نے کہا تھا، مگر میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، اگر میرے لوگوں کو میری اس بات سے جو بات ادھوری رہ گئی، ان کو کہیں تکلیف پہنچی، دل آزاری ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بات سے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ ہمارا سیلیبریشن ڈے ہے، تو میں چاہوں چائے جوس جو بھی ہم سے بن پڑے گا